आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वे हमें एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो लगभग 4.6 अरब साल पुरानी है। हाँ, 4.6 अरब साल। ये पृथ्वी के जन्म की कहानी है, लेकिन ये कोई शांत और सुंदर कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो धूल, गैस, गुरुत्वाकर्षण और अनगिनत टकरावों की एक बहुत ही हिंसक और अराजक दास्तां है, जिसके अंत में जाकर हमारा ये हरा भरा ग्रह बना। बिल्कुल। अक्सर हम पृथ्वी को एक स्थिर शांत जगह के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका जन्म बहुत तूफानी था। तो इन दस्तावेजों की मदद से हम उस पूरी प्रक्रिया को, उन मुख्य घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक चट्टानी गोले को हमारे घर में तब्दील कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। दस्तावेज कहते हैं कि सब कुछ एक सौर निहारिका यानी सोलर नेबुला से शुरू हुआ। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर असल में ये था क्या? मतलब सिर्फ धूल और गैस का एक बादल? हाँ, लेकिन बादल शब्द शायद इसके विशाल आकार के साथ न्याय नहीं करता। अच्छा। कल्पना कीजिए कि अरबों किलोमीटर तक फैली हुई ठंडी घूमती हुई गैस और धूल की एक डिस्क है। और ये कोई साधारण धूल नहीं थी। हाँ, ये असल में अरबों साल पहले मर चुके तारों की राख थी, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ लोहा, सिलिकॉन, कार्बन जैसे भारी तत्व भी थे। मूल रूप से हमारे सौरमंडल का सारा कच्चा माल, सब कुछ इसी एक डिस्क में मौजूद था। अरे वाह! मतलब हमारे ग्रह का हर एक कण, यहाँ तक कि हम भी किसी पुराने तारे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो इस शांत तैरते हुए बादल में हलचल कैसे शुरू हुई? दस्तावेज में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का जिक्र है। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। सारा खेल असल में गुरुत्वाकर्षण का ही था। वही एक बल था जो इस पूरी कहानी को चला रहा था। सोचिए, इस विशाल डिस्क में हर जगह घनत्व एक जैसा नहीं था। कहीं कहीं गैस और धूल के झुंड थोड़े ज्यादा घने थे, और जहां भी थोड़ा ज्यादा द्रव्यमान था वहां गुरुत्वाकर्षण भी थोड़ा ज्यादा था। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण एक तरह का स्नोबॉल इफेक्ट बना रहा था। हाँ, कह सकते हैं। जो जितना बड़ा होता गया वो उतनी ही तेजी से और बड़ा होता गया, अपने आसपास की चीजों को खींचकर। एकदम सही। और जैसे जैसे केंद्र में ज्यादा से ज्यादा पदार्थ जमा होता गया, वो अंदर की ओर सिकुड़ने लगा। अब यहाँ भौतिकी का एक बहुत दिलचस्प नियम काम करता है। अच्छा। जब भी कोई घूमती हुई चीज सिकुड़ती है तो उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे कोई आइस स्केटर जब अपने हाथ करीब लाती है तो तेजी से घूमने लगती है। बिल्कुल वही। तो ये डिस्क और तेजी से घूमने लगी और चपटी होती गई। इसके बिल्कुल केंद्र में, जहां दबाव और तापमान अपनी सारी हदें पार कर रहा था, वहां पदार्थ इतना ज्यादा जमा हो गया कि वहां परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उसी पल एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। वो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक का पहला बड़ा अंक था। कमाल है। मतलब उस डिस्क के केंद्र में इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि एक तारा जल उठा। लेकिन ये सवाल उठता है कि जो मलबा किनारे रह गया, जो उस तारे की गर्मी से बच गया, उसका क्या हुआ? वो सिर्फ धूल बनकर क्यों नहीं रह गया? यहीं पर कहानी का दूसरा अंक शुरू होता है, जिसे दस्तावेजों में एक्रीशन कहा गया है। एक्रीशन? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। चीजों का आपस में जुड़कर बड़ा होना। सूर्य के चारों ओर जो डिस्क बची थी, उसमें धूल के कण थे। पहले तो वे सिर्फ स्थिर आवेश की वजह से एक दूसरे से चिपक रहे थे, जैसे कंघी से रगड़ने पर कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत हुई। धूल के कणों से कंकड़ बने, फिर कंकड़ से पत्थर, और पत्थर से बड़े बड़े चट्टानी पिंड। हाँ, और जब इन पिंडों का आकार कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया, तब इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा गया। ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। हम शहर के आकार के चट्टानी पिंडों की बात कर रहे हैं। शहर के आकार के? और ऐसे लाखों करोड़ों पिंड एक दूसरे से टकरा रहे थे। हमारा शुरुआती सौर मंडल एक ब्रह्मांडीय विध्वंस क्षेत्र जैसा था। एक मिनट, ये तो ठीक है कि बड़े पिंड छोटे पिंडों को खींच रहे थे, लेकिन हाँ। क्या हमेशा ऐसा ही होता था? मेरा मतलब, क्या कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ होगा जिससे एक बड़ा पिंड टूटकर फिर से छोटा हो गया हो? ये प्रक्रिया कितनी अराजक थी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एक बेहद हिंसक और अराजक दौर था। कई टक्करें इतनी जबरदस्त होती थीं कि दोनों पिंड टूटकर बिखर जाते थे। अच्छा। लेकिन ज्यादातर मामलों में बड़ा पिंड छोटे वाले को अपने में मिला लेता था। ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी, जिसमें जो पिंड टकराव में बचकर बड़ा होता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण और मजबूत हो गया, और वो अपने आसपास के छोटे पिंडों को और तेजी से खींचने लगा। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया से कुछ 100 प्रोटोप्लैनेट यानी आधे बने ग्रह तैयार हुए, जिनमें से एक हमारी शुरुआती पृथ्वी थी।
तो अब हमारे पास एक गर्म पिघला हुआ चट्टानी गोला है। टकरावों की वजह से ये बेहद गर्म रहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये आज के पृथ्वी जैसा तो बिल्कुल नहीं था, जिसकी अलग अलग परतें हैं, कोर, मैंटल, क्रस्ट। ये ढांचा कैसे बना? ये प्रक्रिया, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, पृथ्वी के जन्म के तुरंत बाद शुरू हुई। उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो लगभग पूरी तरह से तरल थी। लावा का एक विशाल वैश्विक महासागर। लावा का महासागर? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आपने तेल, पानी और रेत को एक जार में डालकर खूब हिला दिया हो। थोड़ी देर में क्या होगा? सबसे भारी रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी बीच में रहेगा और सबसे हल्का तेल ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। और अरबों साल पहले पृथ्वी के साथ भी यही हुआ, बस एक बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा। जो सबसे भारी तत्व थे, खासकर लोहा और निकल, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर डूबने लगे। इसी ने पृथ्वी के बेहद घने धात्विक कोर का निर्माण किया। और जो हल्के पदार्थ थे? हाँ, जो हल्के सिलिकेट खनिज और चट्टानी पदार्थ थे, वो ऊपर की ओर आ गए, जैसे तेल पानी पर तैरता है। इसी से पहले मैंटल और फिर सतह के ठंडे होने पर सबसे भारी पतली परत, यानी क्रस्ट बनी। दस्तावेजों में लिखा है कि इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी जन्म दिया, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये कनेक्शन थोड़ा समझाइए। हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। पृथ्वी का जो कोर बना वो दो हिस्सों में है, एक ठोस आंतरिक कोर और एक तरल बाहरी कोर। ये तरल बाहरी कोर, जो पिघले हुए लोहे का है, आज भी घूम रहा है। इस घूमते हुए सुचालक तरल की वजह से एक डायनेमो प्रभाव पैदा होता है, जो पृथ्वी के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके बिना सूरज से आने वाली सौर हवाएं हमारे वायुमंडल को वैसे ही अंतरिक्ष में उड़ा ले जाती, जैसे उन्होंने मंगल के साथ किया। अच्छा। हमारा ग्रह आज मंगल की तरह एक ठंडा, सूखा और बेजान रेगिस्तान होता तो ये सिर्फ एक परत नहीं, बल्कि जीवन की गारंटी थी। ये एक अदृश्य ढाल है जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। ये सोचना ही हैरान करता है। तो पृथ्वी अब एक ग्रह का रूप ले चुकी थी, उसकी अपनी सुरक्षा ढाल भी थी, लेकिन इसकी कहानी का सबसे हिंसक और नाटकीय अध्याय अभी बाकी था। बिल्कुल। एक ऐसा अध्याय जिसने हमेशा के लिए हमारी रातें बदल दी। दस्तावेज इसे जायंट इम्पैक्ट कहते हैं। हाँ, ये पृथ्वी के इतिहास की शायद सबसे बड़ी घटना है। जो सबसे स्वीकृत सिद्धांत है, उसके अनुसार जब पृथ्वी अभी बन ही रही थी, लगभग 4.5 अरब साल पहले, मंगल ग्रह के आकार का एक दूसरा प्रोटोप्लेनेट, जिसे वैज्ञानिक कभी-कभी थिया कहते हैं, आकर शुरुआती पृथ्वी से टकराया। मंगल ग्रह के आकार का पिंड, ये टक्कर तो कल्पना से भी परे भयानक रही होगी। इसका नतीजा क्या हुआ? ये एक ऐसी टक्कर थी जिसने पृथ्वी को लगभग नष्ट ही कर दिया था। टक्कर की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पिंडों की बाहरी चट्टानी परतें पिघलकर भाप बन गईं और अंतरिक्ष में बिखर गई। बाप रे। पृथ्वी तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा और थिया का लगभग पूरा मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में घूमने लगा। कुछ शनि के छल्लों की तरह। बिल्कुल, लेकिन ये छल्ला बर्फ का नहीं, बल्कि पिघली हुई चट्टानों और गर्म मलबे का था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस मलबे को फिर से एक साथ खींचना शुरू किया। अच्छा। ये मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक गोले के रूप में जम गया और यही हमारा चांद बना। ये सोचना ही अजीब है कि हम हर रात जिस चांद को देखते हैं, वो दरअसल हमारी अपनी पृथ्वी का ही एक खोया हुआ टुकड़ा है। हाँ, एक तरह से तो है। इस सिद्धांत से ये भी पता चलता है कि चांद की चट्टानों की बनावट पृथ्वी की मैंटल से इतनी क्यों मिलती जुलती है। सही कहा। तो अब हमारे पास एक पिघली हुई पृथ्वी है, एक नया नया बना चांद है और चारों तरफ अराजकता। यहां से हम एक रहने योग्य ग्रह तक कैसे पहुंचे, मतलब महासागर और वायुमंडल कैसे बने? हाँ, क्योंकि अब तक तो ये ग्रह जीवन के लिए किसी नर्क जैसा ही लग रहा है। दस्तावेज कहते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। हाँ, इस विशाल टक्कर के बाद पृथ्वी को ठंडा होने में लाखों साल लगे। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, एक ठोस पपड़ी या क्रस्ट बनने लगी, लेकिन अंदर की गर्मी वो अभी भी ज्वालामुखियों के रूप में बाहर निकल रही थी। इन ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा जलवाष्प यानी पानी की भाप। इन गैसों ने पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल बनाया। और उस समय का आसमान कैसा दिखता होगा? क्या वो आज की तरह नीला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय का वायुमंडल बहुत घना, भूरा नारंगी और जहरीला रहा होगा, और उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अच्छा। कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? बारिश शुरू हुई,
बारिश? एक ऐसी मूसलाधार बारिश जो कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों तक लगातार चलती रही। लाखों साल तक बारिश? ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी बारिश थी जिसने धीरे धीरे पृथ्वी के गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। बूंद बूंद करके हमारे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। वाह! कुछ पानी धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के जरिए भी पृथ्वी पर पहुंचा, जो उस बर्फीले मलबे के रूप में थे जो बाहरी सौरमंडल से आकर टकराते थे। और फिर इन सब के बाद जब ग्रह थोड़ा शांत हुआ, महासागर बन गए, वायुमंडल स्थिर हो गया, तब जाकर जीवन का उदय हुआ। ये इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी और अंतिम हिस्सा है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये साफ है कि हमारा अस्तित्व कितनी लंबी, अराजक और सटीक घटनाओं की एक श्रृंखला पर निर्भर करता है। अगर वो आणविक बादल थोड़ा अलग होता, अगर वो विशाल टक्कर कभी हुई ही ना होती, या अगर ज्वालामुखियों से निकली गैसों का मिश्रण थोड़ा भी अलग होता, तो आज पृथ्वी का स्वरूप कुछ और होता, या शायद ये ग्रह होता ही नहीं। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि एक जीवित ग्रह बनाने की एक रेसिपी है। सही जगह पर एक तारा, उसके चारों ओर सही तत्वों वाली एक डिस्क, सही समय पर सही आकार का टकराव, और फिर लाखों साल का धैर्य। हाँ, एक बहुत लंबा और जटिल नुस्खा। दस्तावेजों के हिसाब से पृथ्वी पर जीवन का उदय महासागरों और वायुमंडल के बनने के ठीक बाद हुआ। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर, जहां ठीक इसी तरह की भौतिक और रासायनिक रेसिपी अपनाई गई हो, वहां भी जीवन का अंकुर फूटना एक अनिवार्य नतीजा हो सकता है, जैसा हमारे ग्रह पर हुआ? या फिर हम सिर्फ एक अविश्वसनीय लौकिक संयोग है?